आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। किसान सरकार से बातचीत को राजी हैं। किसानों ने 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है। किसानों के प्रस्ताव पर सोमवार तक सरकार सहमति भेज सकती है। अब बातचीत के लिए सरकार किसानों को न्योता भेजेगी। किसान मोर्चा ने कृषि सचिव की भेजी चिट्ठी पर अफसोस जाहिर किया। कहा, सरकार तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने में जुटी है। किसानों ने सरकार को चेताया। कहा कि हमारे उठाए मुद्दे पर गलत बयानबाजी हो रही है। किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार को सरकार काबू करे। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में टिकैत ने बताया, किसी ने फोन पर हथियार सप्लाई की बात कही और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद गाजियाबाद के कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज किया गया और नंबर ट्रेस किया जा रहा है। किसान आज और कल गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहीदी दिवस मनाएंगे। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, फिर 29 दिसंबर को बैठक में शामिल होंगे। 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत में बात नहीं बनी तो आंदोलन और भी तेज होगा। 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी और शाहजहांपुर तक किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दर्शन पाल ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सबको आमंत्रित किया। कहा, सिंघू आइए, हमारे साथ लंगर खाकर नया साल मनाएं। योगेंद्र यादव ने स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात कही। बोले, प्रदूषण पर पराली के दंड और बिजली बिल में संशोधन पर चर्चा हो। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर योगेंद्र यादव ने बैठक में 4 एजेंडों पर चर्चा की मांग की। कहा, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कल सिंघू बॉर्डर का दौरा किया और मौके पर तैनात सुरक्षा बलों से हालात का जायजा लिया। अकाली दल के बाद कृषि कानूनों के विरोध में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी एनडीए से नाता तोड़ लिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में 3 संसदीय समितियों से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। लखनऊ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पहुंचे हैं और किसानों के हित में किए गए सरकार के कामों को गिनाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर किसानों को विपक्ष से आगाह भी करेंगे और कृषि कानून के फायदे उन्हें समझाए जाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसान पंचायत करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बात हुई। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने तंज कसा। कहा, आज तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा जहां मसाज और पार्लर चल रहे हों। महेंद्र नाथ पांडे ने कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग को गलत कहा और कहा, जिद से नहीं तर्क से हल निकलेगा। पीएम मोदी ने मन की बात में देश के कई मुद्दों पर बात रखी, लेकिन किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, 4 दिन बाद नए साल की नई सुबह होगी। देश की सोच में परिवर्तन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ी है। विदेशी उत्पादों का विकल्प देश में आसानी से उपलब्ध है। पीएम मोदी ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा, कोरोना के दौरान हमने संकट से नए सबक लिए हैं। देश ने कोरोना का जमकर मुकाबला किया। पीएम मोदी ने कहा, देश में नई सोच पैदा हो रही है। इस समय जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच से काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों से अपील की और कहा, लोग भारत में बनी चीजों के इस्तेमाल का संकल्प लें। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस समय घर घर में वोकल फॉर लोकल गूंज रहा है। इसके लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह को याद किया और कहा कि उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। पीएम मोदी ने कहा, 2014 से 2018 के बीच में देश में तेंदुओं की संख्या 60% तक बढ़ी है और शेरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वीरभद्र मंदिर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, कर्नाटक की युवा ब्रिगेड ने मंदिर का कायाकल्प किया, जो आज के युवाओं के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री ने कहा, कश्मीर में केसर की खेती से किसानों को फायदा हुआ। कश्मीर का केसर दुबई तक पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। शाह इस वक्त इम्फाल में मौजूद हैं। शाह ने मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री आईआईटी और मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। मणिपुर में इनर लाइन परमिट शुरू करने के लिए सीएम बीरेन गृह मंत्री सम्मानित उन्हें करेंगे। शाह मणिपुर के लोगों को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। ब्रिटेन की संस्था सीबीआर ने अपना सालाना रिपोर्ट जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना महामारी से भारत की आर्थिक स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। सीबीआर ने कहा, महामारी में आर्थिक मंदी से इस साल ब्रिटेन से भारत पीछे रह गया, जबकि 2019 में ब्रिटेन से भारत आगे निकल गया था।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2025 में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। 2030 तक जापान, जर्मनी से भी भारत आगे निकल जाएगा। CBR ने यह भी दावा किया है कि भारत तेजी से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करेगा और अनुमान से 5 साल पहले ही चीन अमेरिका से आगे होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर के लिए रवाना होने वाले हैं। कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के लिए कतर में रुकेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान रोज नई साजिश कर रहा है। कश्मीर और पंजाब के अलावा राजस्थान, गुजरात के रास्ते भी घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान यहां कोशिश में लगा है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट 31 दिसंबर को जारी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। पश्चिम बंगाल में 1 जून से 10 जून तक 10वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी। सरकार ने कहा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से अपील की, कहा नया साल मनाने के लिए सरकार युवाओं को छूट दे। राज ठाकरे ने कहा महामारी के चलते पूरे साल युवाओं ने नियमों का पालन किया और पूरे साल सीएम की सुनी, अब सीएम युवाओं की सुनी। झारखंड के गुमला में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों का उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। शिवसेना ने यूपीए को एनजीओ बताया, कहा मोदी और शाह के सामने विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। शरद पवार यूपीए की कमान संभाली। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल निशान खड़ा कर दिया और कहा कि शरद पवार के हाथों में यूपीए की कमान सौंपनी चाहिए। शिवसेना के बयान से कांग्रेस शिवसेना में बढ़ी बयानबाजी अब तेज हो गई है। कांग्रेस नेता नसीर खान ने कहा ऐसे बयान से शिवसेना को बचना चाहिए। शिवसेना और कांग्रेस की बयानबाजी पर बीजेपी ने चुटकी ली। शहनवाज हुसैन ने कहा पहले कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल था, अब यूपीए नेतृत्व पर ही बवाल हो रहा है। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। बंगाल में चुनाव की तैयारी और अरुणाचल में पार्टी संकट पर मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को चेतावनी दी, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो 2024 में रायबरेली की भी सीट खाली करवा देंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। आज दूसरे फेज के लिए मतदान हो रहा है। कर्नाटक ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हरियाणा में 7 जिलों में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के आखिरी घंटे में कोविड मरीज वोट डालेंगे। मेयर पद के लिए 56 और काउंसलर के लिए 575 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम चुनाव के लिए 11,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कुल 893 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 130 संवेदनशील और 145 अति संवेदनशील बूथ हैं। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग पसरा हुआ है। कई इलाकों में दिन के उजाले में भी धुंध जैसी छाई हुई है। पूरे उत्तर भारत में ठंड की मार जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कोलुदु झील जम गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 18,732 नए केस सामने आए हैं। 21,430 मरीज ठीक भी हो गए हैं। देश में कोरोना के अब तक 1,01,87,850 केस सामने आ चुके हैं। 2,78,690 एक्टिव केस हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 279 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,43,000 के पार है। दिल्ली में कोरोना का कहर छाया हुआ है। 24 घंटे में 655 नए मामले सामने आए। 23 मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,854 कोरोना के केस सामने आए हैं। 60 मरीजों की मौत। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मुंबई के धारावी से अच्छी खबर है। आज पहली बार कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया। पिछले 19 दिन से सिंगल डिजिट में कोरोना आंकड़ा चल रहा था। धारावी में अभी सिर्फ 12 एक्टिव केस हैं। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज दूसरे देशों में भी सामने आने लगे हैं। जापान, फ्रांस के बाद स्पेन में भी इसके 4 मरीज मिले। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8,04,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 17,61,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,92,00,000 के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,38,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या
30,21,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 54,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 74,48,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना के 25,47,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 62,000 के करीब है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13,72,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी में 2 गुट में बढ़ गई है। एक हिस्सा ओली समर्थक है तो दूसरा हिस्सा प्रचंड समर्थक। गुटबाजी की वजह से नेपाल में राजनीतिक संकट बना हुआ है। चीन भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में गुटबाजी के बाद सक्रिय हो गया है। नेपाल की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए चीन अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजेगा। पिछले 24 घंटे के अंदर काठमांडू में चीनी राजदूत ओंग यांकी ने प्रचंड से 3 बार मुलाकात की। चीन किसी भी हालात में प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। अमेरिका के नशविले में हुए बॉम्ब धमाके में गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों को घटनास्थल से मानव शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं। अमेरिका के नशविले में क्रिसमस के दिन कम्युनिकेशन बिल्डिंग के पास ये ब्लास्ट हुआ। पुलिस और एफबीआई आतंकी एंगल से भी मामले की जांच में लगी हुई है। मुंबई के ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर एक शख्स रेलवे ट्रैक पर गिर गया। मौके पर मौजूद एक महिला सिपाही ने जान की बाजी लगाकर ट्रेन रुकवाई। गाजियाबाद में 4थी मंजिल से एक महिला और उसकी 2 साल की बच्ची गिर गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। कानपुर में हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती की शादी का मामला यहां पर सामने आया है। दीपक के प्यार में तोबा अंसारी बनी तानिया गौतम और हिंदू रीति रिवाज से ये शादी हुई। तोबा अंसारी के घर वाले शादी से नाराज हैं। दीपक और तानिया को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 2 गुटों में हुई झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सैलरी मांगने पर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई हुई, उसकी मौत भी हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की। 15 हथियारबंद बदमाश पहुंचे, लाखों की लूट को अंजाम दिया। उत्तराखंड के रुड़की में दहशत फैलाने के लिए उत्तम शुगर मिल के पास कुछ लोगों ने फायरिंग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल जारी है। यहां गंगा नदी के पास जेसीबी लगाकर खनन माफिया खनन कर रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर के खिलाफ छात्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। हॉस्टल खाली कराने के आदेश का विरोध किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिन प्लांट से हुए गैस रिसाव की वजह से कई बीघा फसल बर्बाद हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने कंपनी के खिलाफ हंगामा किया, मुआवजे की मांग की। यूपी के गोंडा में फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाने वाले 52 टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। यूपी के मथुरा में दुकान के अंदर भीषण आग लगी, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। डीडीसी-डीएल गुरुग्राम के कमर्शियल प्रोजेक्ट में अमेरिकी कंपनी हाइंस की पूरी 52% हिस्सेदारी खरीदेगी। ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की 13वीं एंड ऑफ सीजन सेल में रिकॉर्ड बिक्री हुई और 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा के प्रोडक्ट्स बेचे गए। रिलायंस जियो 4G फीचर वाला जियो फोन दोबारा लॉन्च करने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक फोन को साल 2021 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रहाणे ने अपना 12वां शतक जड़ा। भारत ने 82 रन की बढ़त बना ली है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले महेंद्र सिंह धोनी घरेलू टूर्नामेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। धोनी अगले साल आईपीएल में खेलेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन से मुलाकात की और दोनों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज कुरुविला पर हितों के टकराव का आरोप लगा है। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व सदस्य संजीव गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है।
सलमान खान आज अपना 55वां बर्थडे मना रहे हैं। उन्होंने इस साल अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने घरों में रहें, कोविड के नियमों का पालन करें।